GPR 24 GPR 24 में स्वागत है। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ GPR 23। जो मैं पहले बोल रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो ये ज़्यादातर लोग जिनकी डेथ होती है इस बीमारी से, उनकी डेथ होती है साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से। यानी ये कि मेरे जो स्पेशलाइज्ड दिफाई खलिए जो बन रहे हैं वो मेरे अपने सेल्स के ऊपर, लंग्स के सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फिरोशसली अटैक कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक एक चीज़ के ऊपर जहाँ जहाँ वो पहुँच चुका है ये वायरस, उसको अटैक कर देते हैं। और फिर उसके बाद मेरे जीने की उम्मीद कम से कम तर होती चली जाती है। एक मैकेनिज़्म ये होता है। दूसरा मैकेनिज़्म ये होता है कि अगर मेरी बॉडी उनको ख़त्म भी कर देती है वायरस को, और उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा वीक नहीं हुआ हूँ मैं कि मर जाऊँ, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि दूसरे बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे हर तरफ बैक्टीरिया और वायरस और सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, दूसरे बैक्टीरिया जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि ये शख्स कमज़ोर हो गया है तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो फिर मैं उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फिर मेरे चांसेस हैं कि मैं उसको अपोज नहीं कर पाऊँ और मर जाऊँ। तो इस वजह से इस बीमारी में अक्सर आपको एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि ये जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं ये आपको यानी ये कि न मार डालें। अच्छा, तो अब हमारे मैकेनिज्म तो समझ में आ गया। मैं इसको फिर से समराइज़ करता हूँ। वायरस अंदर आया तो बॉडी के अंदर का इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसने उसके ऊपर अटैक किया। उसके जो टुकड़े थे उनको भेजा स्पेशलाइज्ड यानी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के पास कि भैया ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये तुम बना लो। उनको बनाने में 7 से 10 दिन लगे। उस दौरान में वायरस ने बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर दिया, और जब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के जो वॉरियर्स थे वो तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि यार दुश्मन तो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने धड़ाधड़ दुश्मन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और उस चक्कर में मेरे ऊपर भी अटैक हो गया, क्योंकि दुश्मन मेरे ही जिस्म के, मेरे ही लंग्स के सेल्स के अंदर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको मुझे उन सेल्स को मारना पड़ा, और फिर उसके बाद मेरे अंदर ऑक्सीजन जाना कम हो गई या बंद हो गई। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल कम से कम होता गया। और आपको मालूम है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो इंसान जो है मर जाता है। तो उस वजह से मुझे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। कई दफ़ा आपको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है, यानी प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देनी पड़ती है। कई दफ़ा वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे डालने पे कई दफ़ा क्या होता है कि उसके थ्रू जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और बिना वेंटिलेटर के भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक्स यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी मैं मर सकता हूँ। तो अब इस सब से बचने का क्या प्रोसेस है? ठीक है, एक तो वही जो हमको दिन में 50 बार बताया जाता है और फिर भी हम फॉलो नहीं करते। वो ये है कि भाई हाथ अच्छे से धो, बार बार पूरे 20 सेकंड तक हाथ में साबुन लगा के उसको मलते रहो, ताकि उसकी जो वायरस की जो स्किन है जो कि चिकनाई से बनी हुई है वो टूट जाए और वायरस ख़त्म हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। या ये कि हमसे कहा जाता है कि हाथ जो है वो मुंह, नाक, आँख को मत लगाओ, क्योंकि यहाँ ये हमारे इंटरफेसेस हैं बाहर की दुनिया के साथ। यहाँ पे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, यानी वो वाले सेल्स होते हैं जो गीले होते हैं। ये देखिए, ये सब गीला है, ये गीला नहीं है, ये गीला है। नाक के अंदर गीला होता है, आँख के आसपास गीला होता है। तो इन चीज़ों को अगर हमने हाथ लगा लिया तो जो हमारे हाथ पे लगा था, जो कि स्किन से अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर से वो अंदर चला गया, और उसने ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू उसने हमारे जिस्म के खलियों के अंदर प्रवेश कर लिया
और उसके बाद अब उसने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया अपने आप को। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि बाहर मत निकलो घर से, क्योंकि पता नहीं कौन होगा, कोई एसिम्प्टोमेटिक आपके सामने खड़ा होकर सांस ले रहा है, उसकी सांस से ही इतना वायरस निकल सकता है जो आपकी सांस के थ्रू अंदर चला जाएगा और फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है बाहर बार बार मत जाओ, इस वजह से कहा जाता है भीड़ मत करो, इस वजह से कहा जाता है कि दूरी मेंटेन करो 2 गज की। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी ही हैं, ये तो आपको मालूम ही है और सब बार बार बता रहे हैं और मैंने भी दोबारा बता दी। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप बच किस तरह सकते हैं। एक तो तरीका है कि कोई दवाई पता चल जाए। देखिए दवाई पता चलना बहुत मुश्किल है। दवाई मतलब क्या, वो चीज़ कि आपको बीमारी होने के बाद बचाया जा सके, बीमारी होने के बाद उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके, उसके चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी चीज़ लोग क्या कह रहे हैं, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वही वीकेंड वायरस अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है या कोई दूसरे वायरस के ऊपर उसके झंडे लगा दिए जाते हैं, फॉल्स फ्लैग अटैक टाइप का बॉडी को वो भेजा जाता है। ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर भेजी जाती है जिससे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन बॉडी का स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम जो है, उसका जो ख़ास बीमारियों पे अटैक करने वाला जो दिफाई मैकेनिज़्म है, जो वो दिफाई खलिए बनने लगें, जिसका कि हम पहले कह चुके हैं कि वो 7 से 10 दिन में बनते हैं। लेकिन देखिए वैक्सीन बच्चों का खेल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो मैंने सुई उठाई और बटन टाँक लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसे कि सुई उठाई बटन टाँक लिया मैंने। वो बहुत मुश्किल है और उसकी टेस्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग भी बहुत मुश्किल होती है और उसमें बहुत टाइम भी लगता है और उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता कि गोया नंबर 1 वो कारगर होगा या नहीं सबके ऊपर या ज़्यादातर लोगों के ऊपर, ज़्यादातर मतलब 80-90% के ऊपर कारगर होगा या नहीं। अच्छा कारगर होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हद से ज़्यादा कारगर हो जाए, क्योंकि साइटोकिन स्टॉर्म वही है, उसकी वजह से तो लोग मर रहे हैं। तो ओवर भी नहीं चाहिए। अच्छा हमें ये भी नहीं चाहिए कि कल की तारीख़ में वो जाके किसी और किस्म के इन्फेक्शन या किसी और किस्म की दूसरी प्रॉब्लम में हमारे जिस्म को कमज़ोर बना दे, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे, तो वो सवाल भी होता है। तो देखिए वैक्सीन बच्चों का खेल नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा। और उसके बाद भी अगर सिंगल डोज में वैक्सीन है तो भी आपको 7 अरब वैक्सीन बनाने पड़ेंगे दुनिया के लिए, जिसको बनाने में टाइम लगेगा। 7 अरब मामूली नंबर नहीं होता। ये हमने इतनी आबादी, इतने बच्चे पैदा किए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो होना ही होना है। तो अब उसमें आप ये देखिए कि वैक्सीन जब होगा तब होगा, उसकी कोशिश चल रही है। लेकिन उस वक्त तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो वही सारी चीज़ें जो हमको बताई जा रही हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें कि वायरस हम तक ना पहुँचे, है ना। हाथ धोएं, मुंह को हाथ ना लगाएं, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखें, चश्मा लगा के निकलें, ज़्यादा ना निकलें, भीड़ भड़क्के में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके बावजूद अगर आ जाता है तो फिर क्या है। फिर जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम आगे आएगा। वो इन्नेट इम्यून सिस्टम हमको बढ़ा कर रखना है, जो कि यंग लोगों में बढ़ा हुआ होता है। इसलिए ज़्यादातर यंग लोगों को ये बीमारी हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि कब हो गई और कब वो ठीक हो गए। ठीक है, मेरा अपना ख्याल है, दिस इज़ अ प्योर कंजेक्चर बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव रेड। मेरा अपना ख्याल है कि इन्फेक्शन फैटालिटी रेट इस बीमारी का 1% से कम है, ग़ालिबन आधे % से भी कम है। ठीक है, तो ये इतनी मूज़ी बीमारी नहीं है जितनी कि हम डरे हुए हैं। तो ये डर दिल से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतनी नॉलेज आपकी कम होगी और उतना
आप और हम गलत इक़दाम लेंगे। तो डर को निकाल दीजिए, लेकिन नॉलेज बढ़ाइए और इसके लिए क्या करना चाहिए वो सीखिए। ये मत देखिए सुनिए क्या वो कॉन्स्पिरेसी थी, उसने बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, उसको फ़ायदा हो गया। अभी आप अपने आपको कैसे बचाना है उस पर गौर करिए, अपने अजीज़ों को कैसे बचाना है उस पर गौर करिए, अपने प्यारों को कैसे बचाना है उसके बारे में सोचिए और उसको जहाँ तक हो सके कीजिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अगर हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लेवल तक पहुँच गए, यानी स्पेशलाइज्ड वाले जो सेल्स हैं उन तक पहुँच गए, तो चांसेस ये हैं कि हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करेगी और फिर हम साइटोकिन स्टॉर्म में जा सकते हैं। स्पेशली मेरी तरह के लोग जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा है और जो कि ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं और जिनकी जनरली स्पीकिंग इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं अगर यंग होता तो मेरा इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस प्रॉब्लम को दूर कर देता, लेकिन उस उम्र में नहीं करेगा। अगर मैं गांव में खेतीहर किसान होता तो भी चांसेस ये हैं कि मेरे अंदर इतनी इम्यूनिटी होती कि मेरा इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है इस वायरस को जो मेरे अंदर घुस गया है बाय चांस अगर, तो उसको मार डाले। ठीक है, लेकिन अब मुझे अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको सब बता रहे हैं। फलाना काढ़ा पियो, एक्सरसाइज करो, डीप ब्रीदिंग करो, वो सारी चीज़ें आप देखते रहिए, करते रहिए। जो चीज़ें आप खा सकते हैं वो खाइए। मैंने ये वीडियो किस लिए बनाया? 2 रीज़न्स के लिए। एक तो ये कि मैं देख रहा हूँ कि इवन मेरे अच्छे पढ़े लिखे दोस्त भी जो हैं इससे डर रहे हैं, इससे घबरा रहे हैं। तो मुझे ये बताना है कि भाई डिज़ीज़ को समझो। जब आप अपने दुश्मन को समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इससे किस तरह जीतना है, इसको कैसे हराना है। माना कि अभी नॉलेज हमारी बहुत लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड नॉलेज में भी हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि इस बीमारी का इन्फेक्शन फैटालिटी रेट बहुत कम है। डरिए मत, लेकिन सारी एहतियात रखिए जो सरकार कह रही है। क्यों? इसलिए कि अगर ये मर्ज़ तेज़ी से फैला तो फिर हमारे पास, किसी के पास भी इतने मेडिकल स्टाफ, अरेंजमेंट, इक्विपमेंट नहीं है कि सब के साइटोकिन स्टॉर्म को इकट्ठा उससे बचाया जा सके। समझा? तो इस वजह से, ताकि ये चीज़ धीरे धीरे बढ़े और उतनी देर में लोग ठीक होते रहें। हाँ, इस दौरान में हो सकता है कि कुछ पार्शल मेडिसिन्स भी हमको मिल जाएं कि किसी हद तक उस से हमको यानी कुछ फ़ायदा मिल सके। हो सकता है इस दौरान में कोई वैक्सीन बन जाए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सरकार को, अस्पतालों को, डॉक्टर्स को, नर्सों को, सबको इतना वक्त मिल जाए कि जब हम बीमार हों तो वह हमारे लिए कुछ कर तो सकें, है ना। अगर इकट्ठा हम सब बीमार हो गए तो वो हमको कैसे, हमारा साइटोकिन स्टॉर्म कैसे रोक पाएंगे? ठीक है, तो वो ये आपको समझाना था कि डरिए मत, लेकिन सारे सरकारी अहकामात को फॉलो कीजिए पूरी तरह से। ये रही एक बात। दूसरी बात कि देखें, ये तो सब जगह फैलना ही फैलना है। अल्टीमेटली ये बीमारी कैसे रुकेगी? हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू रुकेगी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये कि एक पर्टिकुलर नंबर, जो कि इन्फेक्शन कितनी तेज़ी से स्प्रेड होता है उस पर डिपेंड करता है। इस बीमारी के लिए शायद 70% के आसपास है। अगर 70% लोग, 70% इंसान जो हैं या तो इस बीमारी
को भोग चुके हैं तो उनके अंदर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बन चुका है, ठीक है, तो अब उनको दोबारा नहीं होगी तो उसको वो कैच करके आगे नहीं बढ़ाएंगे। या फिर कोई वैक्सीन बन जाता है, वैक्सीन भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करता है और वो भी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में मदद देता है। तो एक्चुअली आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू यानी बीमार होकर ठीक हुए हैं, उस वजह से आप अब इन्फेक्टेबल नहीं हैं, या ये कि आपके अंदर मसलन प्लाज्मा है वो वाला जिसमें कि वो एंटीबॉडीज़ हैं, तो आप इन्फेक्टेबल नहीं हैं, या आपको वैक्सीन आप ले चुके हैं, उसका इफ़ेक्टिव वैक्सीन ले चुके हैं, सेफ़ इफ़ेक्टिव वैक्सीन ले चुके हैं, जिसकी वजह से कि अब आप इन्फेक्टेबल नहीं हैं। तो जब 70% लोग इन्फेक्टेबल नहीं होंगे तो ये जंप नहीं कर पाएगा और ख़ुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द ओनली रियल प्रोसेस पॉसिबल, ये मेरा ख्याल है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है, जो मैंने कहा दूसरी चीज़, वो ये कि आप अपना इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इम्प्रूव करें। अच्छा, अगर आप यंग हैं, अगर आप 18 साल के हैं, नो टेंशन, 28 के नो टेंशन, 38 के नो टेंशन, क्योंकि इस उम्र तक चांसेस हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन देयर आर सर्टेन कैवियट्स, तो अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरे जैसे लोगों को जो सेडेंटरी रहे हैं, जो बैठ के काम करते हैं, जो बाहर नहीं निकलते, जो ज़्यादा इन्फेक्टिव जगहों पे जाते नहीं हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है फाइट करते रहने की, ठीक है। हम धूप में ज़्यादा नहीं निकलते, तो हम लोगों का इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, कमज़ोर होता है। और आज की तारीख़ में क्योंकि यंग लोग भी घर में बंद बैठे हुए हैं, इसकी वजह से उनका भी धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, ठीक है। तो यंग लोग भी मतलब देख लें, सुन लें, लेकिन ये बेसिकली जो है ये ओल्डर लोगों के लिए है, और यंगर लोग जो हैं वो हरी सब्जियां खाएं अगर हो सकता है तो, और ऐसी सब चीज़ें खाएं पिएं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। बाकी सबको भी ये करना है, लेकिन अब मैं 3 चीज़ें अदर देन जो भी आपने सुना है, पढ़ा है कि इस टाइप का काढ़ा, इस टाइप का घरेलू नुस्खा, वो सब करें, 3 स्पेसिफ़िक चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो जितनी मेरी नॉलेज है, ये 3 स्पेसिफ़िक चीज़ें बहुत काम की होती हैं इस किस्म के वायरस के इन्फेक्शन के सीवियर इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए, यानी आप साइटोकिन स्टॉर्म में ना पहुंच जाएं, उससे रोकने के लिए, यानी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। पहली चीज़ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी आपको मिल जाएगी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगी, यानी मौसम्बी, संतरा, इवन संतरे की स्किन में बहुत होती है। मैं ये नहीं कह रहा खाइए, लेकिन ये कि होती है बता रहा हूँ। और नींबू, इस टाइप की चीज़ों में बहुत होती है। अगर आप चाहें तो उसकी एक टैबलेट भी, चूसने वाली टैबलेट होती है, 500 mg की मिल जाती है, कई नामों से मिलती है, यूसी, लिमसी, लेमन सी, ये वो पता नहीं क्या क्या, उसमें से कोई सी भी 500 mg की जो है आप ले सकते हैं। दिन में एक दफ़ा उसको चूस लें तो विटामिन सी का कोटा, इवन अगर आप जो है आपको संतरे और नींबू नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो हेल्प करेगी। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई वो विटामिन सी। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिंक। तो अब जिंक कई तरीक़े से सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। आप पता कर लें कहाँ आपके आसपास कहाँ मिल सकता है। कुछ नहीं तो अपने नॉर्मल जो आपके आसपास मेडिकल स्टोर है वहाँ चले जाएं, उनके पास जिंक सप्लीमेंट के कैप्सूल होंगे, वो आप ले लें। तो दिस इज़ द सेकंड थिंग। आई डोंट नो कि विटामिन सी से ज़्यादा फ़ायदा होगा या जिंक से ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोनों से शायद आसपास का ही होगा। लेकिन तीसरी चीज़ जो बता रहा हूँ वो सबसे अहम है, और अभी तक की रिसर्च ये बताती है
कि ये तीसरी चीज़ शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो आपके साइटोकिन स्टॉर्म को रोकने के लिए। यानी ये तीसरी चीज़ आपकी को इन्फेक्ट होने से नहीं रोक सकती, आपको बीमार होने से नहीं रोक सकती, आपको सिम्टोमेटिक होने से नहीं रोक सकती, लेकिन साइटोकिन स्टॉर्म में ना पहुँचें ये कर सकती है, क्योंकि ये आपकी उन चीज़ों को इम्प्रूव करती है जो साइटोकिन स्टॉर्म से पहले होती हैं, जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। तो जब आपके स्पेशलाइज्ड खलिए तैयार होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वायरल लोड नहीं मिलता है, और इतना ज़्यादा वायरल लोड नहीं मिलता है तो वो ओवर रिएक्ट नहीं करता और साइटोकिन स्टॉर्म के ज़रिए आपको मार नहीं डालता। ठीक है, ये तीसरी चीज़ है धूप खाना। धूप खाइए, 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 कह कह के मैं आपका दिमाग खा चुका हूँ। लेकिन भाई धूप खाने से आपका विटामिन डी जो है उसका लेवल सफिशेंट लेवल पे आ जाता है। ये माना जाता है कि ज़्यादातर इंडियंस भी विटामिन डी इनसफिशेंट हैं, उनके अंदर जितनी विटामिन डी होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर आजकल धूप में नहीं रहते। ठीक है, तो उस वजह से हमारा विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो गया है। तो अच्छा, विटामिन डी धूप खाने से मतलब ये नहीं कि आप अपने स्किन को जला लीजिए, स्किन को मत जलाइए, क्योंकि फिर विटामिन डी नहीं बनता। लेकिन जब इस टाइप का शाम का सुबह का टाइम हो, धूप खाइए, विटामिन डी आपकी बढ़ेगी। आप जितने डार्क हैं आपको उतनी ज़्यादा देर तक धूप खानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मछली खा सकते हैं, फैटी फिश, तो उससे भी विटामिन डी मिलता है, वो खाइए। अगर नहीं खा सकते हैं, वेजिटेरियन है या नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लें। अपने डॉक्टर से पूछें कितने आप ले सकते हैं। विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए अपना। अगर विटामिन डी आपका कम आता है तो आप 1000 से लेके 5000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे ले सकते हैं। 4000 तक सब बोलते हैं, 4000 IU तक सब बोलते हैं कि विटामिन डी लेना, सप्लीमेंट लेना सेफ़ है। उसके ऊपर सिर्फ वो लोग ले सकते हैं डॉक्टर की मर्ज़ी से, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, जो कि डिफिशिएंट हैं या इनसफिशिएंट हैं विटामिन डी के से। तो भाई विटामिन डी को करिए। That's it. Bye.